हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द अल्फा बैंक चैनल में और मेरा नाम है चिराग चोपड़ा। सो गाइस, आज के हमारे सेशन का टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर रीजनिंग फॉर बैंक एग्जाम्स। अब भाई ये एकमात्र टॉपिक ऐसा है जो हमारे लिए बिल्कुल नया है। भाई स्कूल में हमने इंग्लिश, क्वांट और जीके इन तीनों सेक्शंस का तो नाम एटलीस्ट सुना होता है, बट रीजनिंग एकमात्र सेक्शन ऐसा है जिसका ना तो हमने कभी नाम सुना है और ना हमें ये पता है कि इसको पढ़ना कैसे है। सो गाइस, आज के सेशन में हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस सेक्शन में किस किस टाइप के टॉपिक्स आते हैं। दो टाइप के टॉपिक्स होते हैं, कुछ इजी टॉपिक्स आते हैं और कुछ मुश्किल टॉपिक्स आते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कौन से इजी टॉपिक्स हैं इस एग्जामिनेशन के लिए और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको इनिशियल डेज में मुश्किल लगने वाले हैं। उसके साथ ये देखेंगे भाई आपको इन पर्टिकुलर इजी टॉपिक्स को और मुश्किल टॉपिक्स को कितना कितना टाइम देना है, इन टॉपिक्स को आपको कहां से पढ़ना है, भाई कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो करना है, कौन सा मटेरियल फॉलो करना है। और इसके साथ एक बहुत अलग चीज और देखेंगे आज, जो शायद आपने अभी तक कहीं भी और नहीं देखी होगी। गाइस, आज जो पजल्स होते हैं, जो आपने सुना होगा कि इस एग्जामिनेशन के पजल्स बहुत मुश्किल आते हैं, तो आज पजल्स को बाइफरकेट करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस किस टाइप के पजल्स आपको इस एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। और उसी के साथ भाई एक नए और एक पुराने बच्चे को फाइनल एग्जामिनेशन में किस सीक्वेंस में पजल्स को अटेम्प्ट करना चाहिए। तो आज हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं। इसके साथ मैं आपको सारे यूट्यूब चैनल्स भी बताऊंगा जिनसे मैं पढ़ता था या जो आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है और जो आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। फाइन, चलो जल्दी से आगे चलते हैं और आज की क्लास को चालू करते हैं। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं वो इजी टॉपिक्स की जो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलने वाले हैं। सिलॉजिज्म्स, डायरेक्शन सेंस, इनइक्वालिटीज, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग एंड कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के साथ एक और छोटा सा टॉपिक होता है, उसको बोला जाता है अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग। अभी कुछ नहीं होता, ये नॉर्मल कोडिंग डिकोडिंग ही होता है, बट इसमें वर्ड्स और लेटर्स को एक कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। मतलब ऑलमोस्ट कोडिंग डिकोडिंग जैसा होता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, अब इन टॉपिक्स का क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये टॉपिक सारे के सारे बहुत ईजी होते हैं। इसके साथ ये सारे के सारे टॉपिक्स के आपके कम से कम 15 से 20 नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एटलीस्ट हर एग्जामिनेशन में। भाई सारे प्रोबेशनरी ऑफिसर वाले एग्जामिनेशन में तो 15-20 देखने को मिलने ही वाले हैं, बट हो सकता है अगर क्लरिकल एग्जामिनेशन है तो 20 से प्लस क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। मतलब एटलीस्ट 15 मिलने वाले हैं, बट हो सकता है 20 या 20 से ज्यादा भी मिल जाए। फाइन, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में आपको कितनी देर लगनी चाहिए? भाई एग्जामिनेशन में अगर आपकी इन टॉपिक्स की अच्छे से प्रिपरेशन है तो आपको आइडियली एक फाइनल एग्जामिनेशन में इन क्वेश्चन को करने में आपको लगने चाहिए 8 मिनट। मतलब 8 मिनट में आप 15 से 20 क्वेश्चन कर पाओगे अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो। अब इनिशियल डेज में आप जरूर ये बोलोगे कि सर कैसी आपने बहकी बहकी बात कर दी कि इतने सारे क्वेश्चन, भाई मोर देन 50% पेपर हम 8 मिनट में कैसे कर लेंगे? बिल्कुल कर पाओगे, आपको प्रूव करके दिखाता हूं। देखो सारे टॉपिक्स की बात करते हैं और इनमें यह डिसाइड करते हैं कि इन इजी टॉपिक में भी सबसे इजी टॉपिक कौन सा है। देखो इन सारे टॉपिक्स में से सबसे इजी टॉपिक है ये इनइक्वालिटीज, इसको रखो रैंकिंग में 1 पे, सबसे इजी टॉपिक। इसके बाद दूसरा इजी टॉपिक है ये डायरेक्शन सेंस, दूसरा सबसे इजी टॉपिक। इसके बाद आपको इजी टॉपिक में मिलने वाला है सिलॉजिज्म, इसके बाद आएगा ब्लड रिलेशन, इसके बाद आएगा कोडिंग डिकोडिंग और फाइनली सबसे एंड में सबसे इजी टॉपिक होने वाला है आपके लिए ऑर्डर एंड रैंकिंग। अब भाई ये सबसे इजी क्वेश्चंस में एक सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया कि अगर ये सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं तो आपको किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करने हैं। अगर हम मोटा मोटा बात करें तो ये सारे के सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि अगर आप इनको डेली बेसिस पे 1 घंटा देते हो, और माइंड इट 1 घंटे से ज्यादा आपको नहीं देना है, बट कॉन्स्टेंटली और डेली बेसिस पे आपको इनको 1 घंटा देना है। अगर डेली बेसिस पे आप इसमें से एक पर्टिकुलर एक टॉपिक को डेली उठाते हो और 1 घंटा देते हो तो मोटा मोटा आप मान के चलो कि आप 3 से 4 दिन में इन सारे टॉपिक्स के बेसिक समझ जाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं भाई सिलॉजिज्म, भाई सिलॉजिज्म मोटा मोटा देखे तो 3-4 टाइप्स के आते हैं, 3-4 पैटर्न्स के आते हैं। तो अगर आप डेली भी एक पैटर्न के क्वेश्चन देखोगे तो आपके 4 दिन में चारों पैटर्न के क्वेश्चन हो जाएंगे। डेली 1 घंटा इसको दो, 4 दिन के लिए आपको सिलॉजिज्म खत्म। फाइन, ऐसे ही डायरेक्शन सेंस, डायरेक्शन सेंस तो एक ही पैटर्न की क्वेश्चन आता है, ये चाहो तो ये तो आप 2 से 3 दिन में इजीली खत्म कर सकते हो। सेम विद इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज और ज्यादा इजी टॉपिक है और इसको तो मैं बोलूंगा कि आप 1 से 2 दिन में अगर डेडिकेटेड होकर 1 घंटा देते हो इस पर्टिकुलर टॉपिक को, आप ये मान के चलो 1 से 2 दिन में आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। फाइन, अगेन ब्लड रिलेशन में आपको कितना टाइम लगेगा? मोटा मोटा आप मान के चलो 4 से 5 दिन। प्रीलिम्स में एक अच्छे लेवल का ब्लड रिलेशन आप 4 से 5 दिन के बाद बनाने लग जाओगे और आपको सारे पैटर्न समझ आ जाएंगे, किस तरीके से ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस को बनाया जाता है आपको ये समझ आ जाएगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप भाई 4 से 5 दिन के बाद प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्रैक करने लायक बन जाओगे, नहीं, बट आपके सारे बेसिक्स बिल्डअप हो जाएंगे और उसके बाद आप मॉक टेस्ट देने लायक बन जाओगे और फिर मॉक टेस्ट में गलतियां करोगे, गिरोगे, फिर उठोगे और फिर अच्छे से प्रिपरेशन आप करते करते फिर फाइनली प्रीलिम्स के लिए तैयार हो पाओगे। फाइन, कोडिंग डिकोडिंग में कितना टाइम लगेगा? भाई अल्फा न्यूमेरिक और कोडिंग डिकोडिंग दोनों की बात करें तो इसमें भी आप मान के चलो 4 से 5 दिन। 4 से 5 दिन में आपका ये टॉपिक भी हो जाएगा। ऑर्डर एंड रैंकिंग में आप मानो थोड़ा सा आपको ज्यादा टाइम लग सकता है,
तो ऑर्डर एंड रैंकिंग की अगर हम बात करें तो आप इसमें मान के चलो एटलीस्ट आप मान के चलो एक हफ्ते से लेके 10 दिन, 7 से लेके 10 दिन लगेंगे आपको ये ऑर्डर रैंकिंग में अपनी अच्छी पकड़ बनाने में। मतलब एक प्रीलिम्स लेवल में मॉक टेस्ट देने लायक बनने के लिए आपको हफ्ते से 10 दिन देना पड़ेगा। फाइन, अगर मोटा मोटा सारे टॉपिक्स की बात करूं, 15 दिन के अंदर आप इजीली इन सारे के सारे टॉपिक से बेसिक क्लियर कर सकते हो। फाइन, अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर बेसिक्स क्लियर तो कर सकते हैं बट बेसिक हम कहां से क्लियर करेंगे? तो चलो मैं आपको कुछ YouTube चैनल्स बता देता हूं जिनसे मैंने खुद प्रिपरेशन करी थी और जहां पे आपके सारे के सारे टॉपिक्स के बेसिक्स बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो भाई रीजनिंग के लिए मेरी पसंद के 3-4 बेस्ट YouTube चैनल्स कौन से हैं? टॉप ऑन द लिस्ट और मेरा पर्सनल फेवरेट है मेरिट शाइन। गाइस इस पे आपको पजल्स के इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे और इतने अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे कि आपको मजा आ जाएगा। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके यहाँ से इजीली क्लियर हो जाएंगे। फाइन, इसके साथ जो बेसिक सारे के सारे टॉपिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सिलोजिज्म, इनइक्वालिटीज, मतलब जिनके अभी हमने बात करी वो इजी वाले टॉपिक्स, वो सारे के सारे टॉपिक्स का शॉर्टकट्स या वो कॉन्सेप्ट बेसिक जो होता है आपको यहाँ इजीली समझ आ जाएगा। फाइन, इसके बाद जो दूसरा YouTube चैनल है वो है अड्डा 247 का YouTube चैनल। आप लोगों ने ऑलरेडी इसको कभी ना कभी जरूर देखा होगा। भाई एक सर है, सौरभ सर हैं, इनका क्लासेस मुझे अच्छे लगते थे और काफी सारे बच्चे हैं जो इनको फॉलो करते हैं और हमेशा तारीफ करते हैं, तो इनको फॉलो कर सकते हो। इसके साथ थर्ड ऑन द लिस्ट और सबसे फेमस फीचर अंकुश लांबा, इनका एक 1000 पजल 1000 पजल वाला एक सीरीज है, इसको फॉलो करो। इसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आपको क्लियर कर देंगे। फाइन, अब देखो गाइस सबसे ज्यादा जो बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं ना वो ये कि सर हम यहाँ से सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स तो सीख जाएंगे बट हम प्रैक्टिस कहां से करेंगे इन क्वेश्चंस की? गाइस देखो मैंने अपने लास्ट सेशन में भी आपको बताया था, प्रैक्टिस आपको बस एक ही जगह से करनी है। एकमात्र सोल्यूशन, एकमात्र मटेरियल मैंने आपको बताया था, वो था गाइडली का पीडीएफ बंडल। गाइस गाइडली का पीडीएफ बंडल आप लोग बाय कर लो भाई, इसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस पूरी की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी और सारे के सारे टॉपिक्स की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। मतलब आपको अलग अलग जगह भटकना नहीं पड़ेगा। और देखो जितना मैंने देखा है, जितना मैंने बच्चों से बात करी है, भाई गाइडली पे आपको बहुत अच्छे एग्जामिनेशन लेवल के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इसके साथ जो एक और चीज मुझे गाइडली की बहुत अच्छी लगी, जो मैं अगेन यहाँ पे आज बोलना चाहता हूँ, वो ये कि भाई गाइडली वालों ने ना आपको टाइम टेबल दिया है। जो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना कि सर आप हमको डेली टारगेट दो, तो गाइडली की जो पीडीएफ बंडल है उसमें आपको डेली टारगेट भी मिलेगा। मतलब आपकी ये वाली टेंशन भी खत्म हो जाएगी। तो गाइडली का पीडीएफ आप लोग बाय कर सकते हो। फाइन, अब गाइडली के पीडीएफ के लिए क्या करोगे भाई, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप लोग बाय करना चाहते हो और चाहते हो कि आपको और ज्यादा सस्ता मिल जाए गाइडली का पीडीएफ बंडल, तो आप लोग एक कोड लगा सकते हो अल्फा, ALFA। ये कोड लगाओगे ALFA तो आपको 12% और ऑफ मिल जाएगा। तो आई होप कि आपकी ये थोड़ी सी मैं मदद कर सकता था। तो अपनी तरफ से मैंने कोशिश करी है कि आपको सबसे अच्छा कंटेंट थोड़ा और सस्ता मिल सके। तो देखो एग्जामिनेशन की बात करें तो देखो सिलोजिज्म के आपको मोटा मोटा 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इनइक्वालिटीज के भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डायरेक्शन, सेंस और ब्लड रिलेशन के मोटा मोटा क्या होता है, इन दोनों में से कुल मिला के आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलते हैं प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में। चलो 3 से 4 क्वेश्चन इनके लगा लो। इसके बाद ऑर्डर एंड रैंकिंग के कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी हो सकता है ना भी पूछे जाए, तो लगा लो इसके 2 क्वेश्चंस। और कोडिंग डिकोडिंग का या तो आपको पूरा वो सेट मिलेगा 5 नंबर का, या हो सकता है 3 नंबर का मिले। तो कोडिंग डिकोडिंग आप लगा लो 3 से लेके 5 नंबर के। ठीक है, देखो ऐड करोगे तो मोटा मोटा 15 ही बैठेगा। देखो 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 2 12। अब अगर ऑर्डर एंड रैंकिंग के 2 क्वेश्चन आए तो कोडिंग डिकोडिंग के 3 लगा लो, नहीं तो इसके क्वेश्चन नहीं आए तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन 5 मिल जाएंगे आपको। तो भाई अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल चीज की एग्जामिनेशन में, जिससे सारे के सारे नए बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है, और वो होते हैं पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। अब सारे बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि सर इसको कहां से प्रिपेयर करें, सबसे पहले यहां से प्रिपरेशन चालू करें, क्या करें, कैसे करें। बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस होने वाले हैं। फाइन, इसके साथ मेंस एग्जामिनेशन में आपको ये टॉपिक्स भी देखने को मिलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग और इनपुट आउटपुट। फाइन, अब ये बेसिकली जो है ना, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको मेंस एग्जामिनेशन में मिलेंगे। बट अगर प्रोबेशनरी ऑफिसर का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है तो इनपुट आउटपुट आपको वहां पर भी देखने को मिल सकता है। तो मैं ये बोलूंगा प्रीलिम्स में जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन टॉपिक्स के साथ इनपुट आउटपुट की प्रिपरेशन करते रहो। अब ये सेम वहीं से आपको मिल जाएगा जो मैंने आपको यूट्यूब चैनल बताया, या द अल्फा बैंक का भी जो चैनल है, वहां पे हमने इन सारे टॉपिक्स की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रखी है। अब भाई सारे के सारे बेसिक्स कहां से समझोगे, वो YouTube चैनल से। उसके बाद देखो मेजरली जो सारे के सारे नए बच्चों को, पुराने बच्चों को भी प्रॉब्लम्स आते हैं, वो ये कि भाई हमें यही नहीं समझ आता कि भाई हम प्रैक्टिस कहां से करें। तो उसके लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि आपको गाइडली का पीडीएफ बंडल डाउनलोड करना है। अब ये क्यों डाउनलोड करना है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो अपने लास्ट सेशन में बात करी है। अब गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूं वो ये कि काफी सारे बच्चों को ये लग रहा है कि यहाँ पे मैंने गाइडली के साथ टाइप करा है इसलिए मैं गाइडली को प्रमोट कर रहा हूं।
गाइस ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। मैं गाइडली को यहाँ पे इसलिए प्रमोट कर रहा हूं, या गाइडली के साथ मैंने इसलिए टाई अप करा है बिकॉज उसमें आप लोगों का भला होने वाला था, या मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों की मदद हो सकती है, इसलिए मैंने उनसे बात करी, उनसे कूपन कोड लिया, जिससे जो भी बच्चे जो द अल्फा बैंकर को आज फॉलो कर रहे हैं उनको वो पीडीएफ बंडल थोड़ा और सस्ता मिले, या उनके थोड़े कम पैसे लगे, उनके मम्मी पापा की जो इतनी मेहनत करके जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं उनके बच्चों की प्रिपरेशन में, तो मेरी तरफ से हो सके तो उनकी थोड़ी मदद हो जाए। इसलिए मैंने खुद से गाइडली वालों से बात करी और आप लोगों के लिए कूपन कोड लेके आया। अब वो कूपन कोड क्या है भाई, अगर आप लगाना चाहें तो आप ये कूपन कोड लगा सकते हैं ALFA अल्फा। ये कूपन कोड लगाएंगे तो जो मेजर उनका डिस्काउंट चल रहा है वो तो रहेगा ही, उसके साथ आपको 12%, 12% और ऊपर से डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप लोगों का फायदा है, आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं भाई, आपको और सस्ता मिल जाएगा। फाइन, मेरा ये बताना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बंडल बहुत अच्छा है, और पुराने किसी बच्चे से पूछें, बिकॉज गाइस देखो मैंने एक हफ्ता रिसर्च करा भाई, अलग अलग पेड क्लासेस देखे, पेड बंडल्स देखे, पेड पीडीएफ देखे, और उन सबको देखने के बाद मैं ये डिसाइड कर पाया कि भाई हाँ, गाइडली अच्छा था, इसलिए मैंने गाइडली वालों से बात करी और आप लोगों के लिए कूपन कोड लेके आया। फाइन, चलो आगे चलते हैं और देखते हैं कि भाई पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में भाई आखिर ऐसा क्या होता है कि हमें इतना ज्यादा डर लगता है या हमें डराया जाता है। देखो मैं सारे के सारे बच्चों को बोलता हूं कि एग्जामिनेशन में आपको दो टाइप की लड़ाइयां लड़नी होती हैं। एक वो जो आपके सामने क्वेश्चन पेपर होता है, एक लड़ाई आपकी उससे होती है, दूसरी लड़ाई आपकी होती है यहाँ आपके दिमाग में, कि भाई आप अपना मेंटल स्ट्रेंथ कैसे मेंटेन रख पाते हो उस एग्जामिनेशन में। देखो मैं हर बार बच्चों को बोलता हूं कि इस एग्जामिनेशन में कुछ भी मुश्किल नहीं है, और अगर आप प्रॉपर सही तरीके से प्रिपरेशन करो, सही टीचर्स को फॉलो करो और सही प्रैक्टिस के लिए मटेरियल फॉलो करो, तो आप बहुत इजीली इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो। मैंने इस एग्जामिनेशन को पहले अटेम्प्ट में क्रैक करा, और हजारों बच्चे हर साल पहले अटेम्प्ट में इस एग्जामिनेशन को क्रैक करते हैं, तो आप भी इजीली कर सकते हो। बट इवेंचुअली होता क्या है कि बहुत सारे टीचर्स हैं जो अपना पेड मटेरियल बेचना चाहते हैं, या बहुत सारे अलग अलग कोचिंग सेंटर्स हैं जो चाहते हैं उनका मटेरियल बिके या उनके पास बच्चे आए, तो आपके दिमाग में बिठा देते हैं कि भाई ये एग्जामिनेशन बहुत मुश्किल है, अकेले आपकी सेल्फ स्टडी से नहीं निकलेगा, भाई आप अकेले यूट्यूब से वो बंडल बाय करके काम नहीं कर सकते, और ऐसा कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज बुलशिट। आप बहुत इजीली सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन कर सकते हो, मैंने करी थी और हजारों बच्चे हर साल करते हैं। तो जो भी ऐसा बोलते हैं या जो भी आपके दिमाग में ये डालने की कोशिश करता है कि इस एग्जामिनेशन को आप खुद के दम पे नहीं निकाल सकते, सबसे पहले तो उन लोगों को आप अपनी लाइफ से निकालो, बिकॉज जितना ज्यादा नेगेटिविटी को अपने से दूर रखोगे ना एग्जामिनेशन के, उतना नजदीक पहुंचते रहोगे। फाइन, चलो जल्दी से बात करते हैं कि भाई सिटिंग अरेंजमेंट में किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। देखो बेसिकली सिटिंग अरेंजमेंट में सबसे कॉमन टाइप का जो सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा वो होगा लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। इसमें ना दो टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं। पहला सिटिंग अरेंजमेंट होता है जिसमें सब लोग नॉर्थ फेसिंग होते हैं, नॉर्थ फेसिंग, ठीक है, और दूसरा वाला होता है जिसमें सब लोग होते हैं साउथ फेसिंग। ये वाला सिटिंग अरेंजमेंट मैं बोलूंगा इन सब में सबसे इजी है भाई। इसको रैंकिंग अगर मैं दूं भाई, एग्जामिनेशन में अगर एक क्वेश्चन आया तो इसको किस रैंक में मैं करूंगा, सबसे पहले करूंगा मैं। फाइन, दूसरे नंबर पे आता है पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट। इसमें क्या होता है, कुछ लोग नॉर्थ फेसिंग होते हैं, कुछ लोग साउथ फेसिंग होते हैं, और ये लोग पैरेलली बैठे होते हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे बैठे हैं नॉर्थ में और कुछ लोग ऐसे बैठे हैं साउथ में, और इनको हमें अरेंज करना होता है। इक्वल नंबर ऑफ सीट्स होते हैं भाई, अगर ऊपर 5 होंगे तो यहां पर भी 5 होंगे, या ऊपर 8 होंगे तो यहां पर भी 8 होंगे। इक्वल नंबर ऑफ लोग होते हैं, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता। इसी वजह से मेरे सीक्वेंस में दूसरे नंबर पे रहता है पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट। ये मैं आपको अपना सीक्वेंस बता रहा हूं, बिकॉज देखो मैंने इतने सालों से प्रिपरेशन करी, कैट दिया, उसके बाद बैंक का एग्जामिनेशन दिया, इंश्योरेंस का एग्जामिनेशन दिया, सब में क्वालिफाई करा, उसके बाद ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। इसके बाद होता है सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। अब सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, देखो एक तो ये बेसिक होता है कि सब लोग भाई अंदर देख रहे हैं या सब लोग बाहर देख रहे हैं, मतलब मोटा मोटा बात करें तो सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में आपको 3 पैटर्न के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पहला पैटर्न जिसमें सब लोग अंदर देख रहे हैं, एवरीवन इज लुकिंग इनसाइड, ठीक है, सब लोग अंदर देखेंगे। ये वाला पैटर्न का क्वेश्चन आए तो ये इजी रहता है, इसको आप थर्ड सीक्वेंस में करोगे। दूसरा होता है कि सब लोग बाहर देख रहे हैं, एवरीवन इज लुकिंग आउटसाइड, सब लोग बाहर देख रहे हैं। अगर ये वाला आया कि सब लोग बाहर देख रहे हैं या सब लोग अंदर देख रहे हैं, तो ये दोनों को आप मान के चलो आप थर्ड सीक्वेंस में करने वाले हो, सब लोग बाहर या सब लोग अंदर। फाइन, एक तीसरा सीक्वेंस होता है, उसमें क्या होता है, कुछ लोग देख रहे होते हैं बाहर और कुछ लोग देख रहे होते हैं अंदर, मतलब सर्कुलर सिटिंग में बैठे हैं सब लोग, कुछ लोग बाहर देखेंगे और कुछ लोग अंदर देखेंगे। ये वाला सिटिंग अरेंजमेंट मुझे आज तक मुश्किल लगता है, और आज भी अगर कोई मुझे बोलेगा कि आप अंदर बाहर वाला सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट बनाओ, तो मैं बोलूंगा नहीं भाई, मैं उसको नहीं बनाऊंगा, बिकॉज मुझे पता है उसमें एक तो टाइम बहुत ज्यादा लगता है और उसको फिर सही होने के चांसेस बहुत कम है भाई। मैं उसमें इतने ज्यादा एफर्ट्स लगा लूंगा और बहुत कम चांस है कि वो फिर भी मेरा बिल्कुल सही बैठेगा। तो अगर इनसाइड आउटसाइड दोनों वाला सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट आया तो भाई उसको मैं सबसे एंड में करूंगा, सबसे आखिरी में रहेगा मेरा वो, सबसे लास्ट। चलो ये हो गए भाई 3-4 चीजें मैंने बताई। इसके साथ आता है अनसर्टेन पर्सन वाला।
अनसर्टेन वाला क्या होता है, वो भी सिटिंग अरेंजमेंट ही होता है, उसमें भी लोग सीट्स पे ही बैठते हैं, बट उसमें क्या होता है, हमें नंबर ऑफ लोगों के बारे में नहीं पता होता। बट मैं अगेन बोलूंगा कि आपको ये वाला जो सीक्वेंस होगा ना, मुश्किल देखने में लग सकता है, बट अगेन इन सब में सबसे ईजी है भाई। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो इसको नंबर 1 पे रख देता, बट अगेन एक नए बच्चे को प्रॉब्लम आता है और उसको लीनियर ही अच्छा लगेगा, मुझे पता है, इस वजह से मैंने लीनियर को फर्स्ट पे रखा और पैरेलल को सेकंड पे। नहीं तो मेरी बात होती तो मैं अनसर्टेन को नंबर 1 पे रख देता, बिकॉज मुझे सबसे इजी लगता है हर बार वो। फाइन। इसके बाद एक और आता है, वो होता है रेक्टेंगुलर, स्क्वायर या ट्राइंगल सिटिंग अरेंजमेंट। देखो इसमें क्या होता है, इसमें होता है ऐसे स्क्वायर या रेक्टेंगल बना होता है, कुछ लोग यहाँ पे एजेस पे बैठे होते हैं, कुछ लोग यहाँ पे कॉर्नर्स में बैठे होते हैं, अगेन कुछ लोग एजेस पे, कुछ लोग कॉर्नर्स पे, कुछ लोग कॉर्नर पे, एजेस पे। इसमें क्या होता है, थोड़ा मुश्किल या कॉम्प्लिकेट कैसे हो जाता है, कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर देख रहे हैं, कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर देख रहे हैं। अगेन देखो, अगर अंदर बाहर वाला क्वेश्चन है तो मैं तो आपको बोलूंगा लास्ट में भी मत करो, छोड़ दो भाई। मैं तो ऐसे क्वेश्चन को हर बार इग्नोर करता था, पूरा का पूरा क्वेश्चन छोड़ के आ जाता था। बट अगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि भाई सारे के सारे आपने क्वेश्चंस देख लिए हैं और आखिरी में फिर आपको बहुत कम ऑप्शंस बचे और आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, तब आप करो। बट मेजरली मैं तो इस क्वेश्चन को इग्नोर ही करता हूं। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट जिसमें अंदर बाहर दोनों देख रहे हैं लोग, या फिर ये रेक्टेंगल, स्क्वायर या ट्राइंगल वाला अरेंजमेंट जिसमें अंदर बाहर लोग देख रहे हैं, इसको पूरी तरह से मैं इग्नोर करता था। फाइन। तो ये मैंने बात करी, आपको ये बताया कि सिटिंग अरेंजमेंट में आपको किस सीक्वेंस में क्वेश्चन करने हैं। नंबर 1 लीनियर, नंबर 2 पैरेलल, नंबर 3 सर्कुलर, वो भी सिंपल, या तो सब लोग अंदर या सब लोग बाहर, नंबर 4 पे अनसर्टेन। और जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप लोग खुद ब खुद इसको नंबर 1 पे ले जाओगे। और उसके बाद ये वाले और सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट जो अंदर बाहर बोथ हैं, उसको आप सबसे एंड में करोगे। फाइन। बेसिक क्लियर हो गया होगा आई थिंक। फाइन। अब फाइनली देख लेते हैं कि पजल्स किस किस टाइप के आते हैं। देखो भाई, पजल आपके बेसिकली इस टाइप के आने वाले हैं, कंपैरिजन बेस्ड, फ्लैट बेस्ड, बॉक्स बेस्ड, डेट बेस्ड, मंथ बेस्ड या कॉम्प्लेक्स पजल्स। इसमें सबसे इजी यहाँ मेरा सीक्वेंस क्या रहेगा, देखो इसमें आपको सीक्वेंस बताता हूं। सबसे इजी सीक्वेंस रहता है आपका कंपैरिजन बेस्ड। कंपैरिजन बेस्ड पजल्स क्या होते हैं, उन पजल्स में ना आपको कंपेयर करना होगा भाई, लोगों की हाइट कंपेयर करनी होगी या लोगों का वेट कंपेयर करना होगा, मतलब बेसिक इजी चीजें होंगी। और इसमें क्या होगा, ए बी सी डी ई ऐसे करके लोग होंगे, तो आपको बिठाना होगा भाई, ए यहाँ बैठा है, बी यहाँ बैठा है, भाई ए का वजन है 8 किलो, बी का वजन है 10 किलो, तो बीच में जो सी बैठा है इसका वजन क्या हो सकता है, तो 8 और 10 के बीच में 9 किलो इसका वजन होगा। मतलब ऐसे टाइप के कंपैरिजन वाली पजल्स होती है, ये इजी होती है और आप प्रैक्टिस थोड़ी भी करोगे ना तो आप बहुत इजीली इनको बना लोगे। अब कॉन्सेप्ट कहां से सीखोगे इन सब का, उन यूट्यूब चैनल से, और प्रैक्टिस कहां से करोगे, गाइडली के बंडल से। फाइन। दूसरे नंबर पे आता है मेरा फ्लैट बेस और बॉक्स बेस। देखो ये बेसिकली ना दोनों टाइप के पजल्स इक्वल होते हैं या सिमिलर होते हैं। कैसे, इनमें क्या होता है, आपको एक के ऊपर एक या तो बॉक्स रखना होगा या एक के ऊपर एक आपको फ्लोर होगा। भाई फ्लोर नंबर 1 पे ये रहेगा, फ्लोर नंबर 2 पे ये रहेगा, फ्लोर नंबर 3 पे ये रहेगा। इस टाइप के आपको ये पजल्स मिलेंगे, दोनों ही सेम होते हैं। बॉक्स बेस में आपको बॉक्स रखने होते हैं एक के ऊपर एक, और फ्लोर में एक के ऊपर एक लोग रहते हैं। अब इसमें क्या होता है, थोड़ा ही कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं कि भाई थर्ड फ्लोर पे जो बंदा रहता है वो इन्फोसिस में काम करता है, सेकंड फ्लोर पे जो बंदा रहता है वो एचसीएल में काम करता है। या बॉक्स में क्या कर सकते हैं कि भाई इसमें ग्रीन कलर की बॉल है, इसमें ब्लू कलर की बॉल है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ा सकते हैं। तो अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स 1 या 2 हैं तब आप इन वाले पजल्स को करोगे दूसरे नंबर पे। बट अगर वेरिएबल्स इससे बढ़ गए, मतलब अगर वेरिएबल हो गए 3 या 4, तो आप फ्लोर बेस या फ्लैट बेस, बॉक्स बेस पजल को करने वाले हो सबसे एंड में, सबसे लास्ट में, जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 या 4 हो जाएंगे। बट मेजरली प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में आपको 1 या 2 वेरिएबल वाला ही मिलेगा, बिकॉज 3 या 4 वाला तो आपको मेंस एग्जामिनेशन के लिए होता है। बट अगेन इवेंचुअली जैसे जैसे प्रैक्टिस अच्छी करते रहोगे ना, 3-4 वाले भी आपको इजी लगने लगेंगे। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं डेट बेस और मंथ बेस। डेट बेस मंथ बेस में क्या होता है भाई, डेट में क्या होता है, मंडे को ये वाला बंदा गया, ट्यूसडे को ये वाला बंदा गया, वेडनेसडे को ये वाला बंदा गया। मंथ बेस में क्या होता है, वो मंथ प्लस डेट होता है। उसमें क्या होता है, जनवरी में 12 तारीख और लगा लो 15 तारीख। ठीक है। ऐसे ही फरवरी में भाई एक बंदे का इंटरव्यू था 12 तारीख को, एक का था 15 तारीख को। ऐसे ही मार्च में एक का था इंटरव्यू 12 को, 15 को, ऐसे करके, मतलब उसमें मंथ और डेट मिक्स कर देते हैं। फाइन। उसके बाद करते हैं कॉम्प्लेक्स पजल। और कॉम्प्लेक्स पजल मतलब इन सब में सबसे मुश्किल वाले, मतलब जिसमें 3, 4 या 5 वेरिएबल वाले पजल्स होंगे। मेजरली क्या होते हैं इन वाले पजल्स, मिसलेनियस पजल्स होंगे। बट इनमें क्या होगा, उसमें ब्लड रिलेशन डाल देंगे, उनकी हाइट डाल देंगे, उनकी जॉब डाल देंगे, उनको कितना एक्सपीरियंस है वो डाल देंगे, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ा देते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स पजल्स होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स पजल्स अगर आए हैं तो उसको हम कहां करेंगे, हमारा कॉमन सेंस जो बोलेगा बिल्कुल सही, उसको हम करेंगे सबसे एंड में। फाइन। मतलब ये सीक्वेंस रखेंगे, सबसे पहले कंपैरिजन बेस्ड पजल, उसके बाद फ्लैट बेस, फ्लोर बेस या बॉक्स बेस्ड पजल, उसके बाद डेट बेस या मंथ बेस्ड पजल। ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस रहेगा। अब आपको कितनी देर में पजल खत्म करनी है, देखो मैं आपको सबसे पहले बात करता है कि भाई इजी वाले जो टॉपिक है वो हमें कितनी देर में बनाने होते हैं। भाई जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इजी वाले टॉपिक्स में आपको 15 से 20 क्वेश्चन बनाने में
ज्यादा से ज्यादा लगने चाहिए 8 मिनट। ठीक है, इसके साथ जो पजल्स आएंगे, पजल के आने वाले आपके 15 से 20 क्वेश्चन, मतलब 3 से 4 सेट कम से कम। आप ये मान के चलो एट एन एवरेज एक मंझे हुए बच्चे के लिए एट एन एवरेज कितना टाइम लगना चाहिए, उसको एक सेट बनाने में ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 मिनट लगने चाहिए। 3 से 4 मिनट में जब आप लोग एक पजल बनाने लग जाओगे, तब आप ये मानना कि आपका एक लेवल अच्छा हो गया है, या प्रॉपर उस लेवल पे पहुंच गए हो कि जब आप एग्जामिनेशन निकालने के लायक बन गए हो। 3 से 4 मिनट आइडियल टाइम होता है, बिकॉज देखो क्या है, 4 सेट आएंगे, 3 मिनट दोगे तभी 3 इंटू 4 12 मिनट में कर पाओगे, और भाई 8 मिनट के बाद 20 मिनट का सेक्शन होता है, आपके 12 मिनट ही बचेंगे, तो आपको एट एन एवरेज उतनी ही देर लगानी पड़ेगी। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज गाइज आजकल का जो रीजनिंग का सेक्शन आ रहा है, या आजकल के जो बच्चों की प्रिपरेशन हो रही है, इजीली बच्चे 30 प्लस मार्क्स स्कोर कर रहे हैं आजकल। और ये आप अगर पुराना स्कोर कार्ड भी देखोगे लोगों का, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई जे मतलब जूनियर एसोसिएट, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, सारे के सारे एग्जामिनेशन में आपको 30 प्लस अटेम्प्ट्स बच्चों के मिलेंगे, और सारे के सारे बच्चे इजीली आजकल 30 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने लग गए हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है कि इजी वाले क्वेश्चंस को आप 8 मिनट में कर पाओ, और पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को आप एक सेट को 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर बना पाओ। स्टार्टिंग से ऐसा मत करना कि कोशिश करो कि हर दिन आप इतने में बना पाओ, बिकॉज इसमें टाइम लगता है, प्रैक्टिस लगती है, बट जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आप लोग खुद भी इजीली 3-4 मिनट में पजल्स को बनाने लग जाओगे। फाइन गाइज, यहां पर आई थिंक कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि आपके रीजनिंग सेक्शन के रिगार्डिंग सारे के सारे डाउट्स खत्म हो सके। भाई आपको ये समझ आएगी कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, आपको किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, उसके बाद आपको किस सीक्वेंस में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस को प्रिपरेशन कहां से करनी है, किन यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करना है, और इसके बाद और इंपॉर्टेंट चीज कि आपको कहां से प्रैक्टिस करनी है, तो आपको गाइडली उस पीडीएफ बंडल से भर भर के प्रैक्टिस करनी है। फाइन गाइस, अगेन स्टिल अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया तो नीचे कमेंट सेक्शन 24 घंटे आप लोगों के लिए खुला है। मैं खुद 24 घंटे आप लोगों की मदद के लिए अवेलेबल रहता हूं, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे डाउट छोटे से छोटा ही क्यों ना हो, बट आप कोशिश ये करो कि जल्दी से जल्दी आपका डाउट क्लियर हो सके, बिकॉज देखो इनिशियल डेज में हो, तो आज जितनी जल्दी अपनी डाउट्स क्लियर करोगे ना, उतना जल्दी और ग्रो कर पाओगे। आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आज का सेशन पसंद आया देन डू लाइक एंड शेयर द सेशन। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा। और मेरी बस आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि गाइस द अल्फा बैंकर पे मेरा बस एकमात्र मिशन है कि हर उस नीडी या हर उस जरूरतमंद बच्चे की मदद करना है, जिसके पास भी आज या तो राइट डायरेक्शन नहीं है, राइट गाइडेंस नहीं है, जिसको एक प्रॉपर मेंटोर की जरूरत है, प्रॉपर प्रैक्टिस सेशंस की जरूरत है, जिसको पता नहीं है कि भाई हम किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन करें। तो मेरी बस आपसे यही गुजारिश है कि हमें मदद करें, द अल्फा बैंकर पे मदद करें हमें हर उस जरूरतमंद बच्चे तक पहुंचने में। और इसके लिए आपको कुछ भी ज्यादा नहीं करना है, इस वीडियो का लिंक लेना है और किसी भी टेलीग्राम चैनल पर जहां पर भी आप एक्टिव हो, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक चैनल पर, जहां पर भी आप एक्टिव हो, वहां पे इस वीडियो के लिंक को आपको वहां पेस्ट करना है। दैट्स इट। फाइन गाइस, इतना ही मैं आपसे मांग रहा हूं, एंड आई होप कि इतना तो आप इजीली दे सकेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा। टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग।